So hello everyone, I hope that all of you are doing good and great. I hope कि आप सब लोगों ने जो इससे पहले हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं दो, वो आपने देखे होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के, राइट। तो अगर आपने वो अभी नहीं देखे हैं तो पहले आप उन दो लेक्चर्स को देखें और तब जाके आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी गैस लॉज की, और हमने उसमें पढ़ा था बॉयल्स लॉ, हमने उसमें पढ़ा था चार्ल्स लॉ, राइट। तो बहुत ही इजी है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, समझने में भी बड़ा आसान है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनमें वो लॉज अप्लाई होते हैं, और मैंने उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी की है, राइट। तो आज हम देखते हैं अपना दूसरा लॉ, दैट इज़, तो स्टार्ट करते हैं, वी हैव गे लुसाक्स लॉ, ऑलराइट। सो गे लुसाक्स लॉ, ओके। तो ये है हमारा थर्ड गैस लॉ। अब गे लुसाक्स लॉ में हम क्या करते हैं, वी आर कीपिंग हेयर कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखना है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। यहाँ पे हम वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम गे लुसाक्स लॉ सेज दैट प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। कल वाली एग्जांपल फिर से आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इस कंटेनर में कुछ गैस है, राइट, और मानो कि ऊपर यहाँ पे पिस्टन भी लगा हुआ है, राइट। और अगर आप इस कंटेनर को कंटिन्यूसली हीट कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वो तो इंक्रीज हो जाएगी, राइट, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है आपस में टकराएंगे और दे विल आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो अंदर जो है ना इस कंटेनर के बहुत सारा प्रेशर जो है जनरेट होगा इस कंटेनर के इनसाइड। लेकिन प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो देयरफॉर दिस इज व्हाट गे लुसाक्स लॉ इज अबाउट। गे लुसाक्स लॉ सेज कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो देन प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा टेम्परेचर, राइट। या अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द गे लुसाक्स लॉ। और गे लुसाक्स लॉ को एक और तरीका है लिखने का, दैट इज P इज इक्वल टू के इंटू टी। के एक कांस्टेंट है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P बाई टी इज इक्वल टू के, राइट। तो इसको हमने बस रीअरेंज करके लिखा है, कुछ नई चीज़ हमने नहीं लिखी है। तो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ राइटिंग दी गे लुसाक्स लॉ। तो ये हो गए जी हमारे तीन लॉज कंप्लीट, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, व्हाट इज दैट, कि मान लो कि अगर आप इन तीनों लॉज को कंबाइन करोगे, ठीक है, अगर आप इन तीनों लॉज को कंबाइन करोगे, सो यू गेट समथिंग कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ। अभी तक हमने जो तीन लॉज पढ़े ना, अगर इन्हीं तीन लॉज को हम कंबाइन करेंगे तो वी गेट समथिंग कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ, और जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट, आइडियल गैस इक्वेशन। मैं थोड़ा आपको रिकैप्चुलेट कराता हूँ। हमने पहले ही पढ़ा था बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में हमने देखा था क्या, पी वी इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी जो हमने लॉ पढ़ा दैट इज गे लुसाक्स लॉ, उसमें हमने पढ़ा कि p बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के, राइट। अब इन्हीं तीन लॉज को मिला के एक और जो है लॉ बनता है, दैट इज PV, okay, PV by T is equal to R, that is another constant, and this R is called as universal gas constant, very important,
ओके, दिस आर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो पी वी इज इक्वल टू आर टी भी लिख सकते हैं। कभी कभी इसी इक्वेशन को फॉर एन मोल्स ऑफ गैसेस हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। तो ये यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज द आइडियल गैस इक्वेशन। हमने कुछ भी नया नहीं किया है, बस इन तीन लॉज को कंबाइन करके, आपको ये नहीं देखना है कि तीन लॉज को कंबाइन कैसे किया, फिर ये इक्वेशन कैसे है। अगर आप बस इतना याद रख सकते हो ना कि दैट पी वी बाई टी इज इक्वल टू आर, ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन पूछे, और ये इक्वेशन इन दोनों में से ये इक्वेशन भी याद रखोगे, पी वी इज इक्वल टू आर टी और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल्स ऑफ द गैस। ये जो है गैस इक्वेशन, ये आया है तीन लॉ से जो हमने अभी तक पढ़े हैं, राइट। तो इसको आइडियल गैस इक्वेशन इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि आप ऐसा समझो कि ऑल दोज गैसेस विच फॉलो दिस इक्वेशन दे आर कॉल्ड एज आइडियल गैसेस। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, राइट। इसीलिए ये जो आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस का मतलब ही होता है परफेक्ट गैस, जो हर लॉ को हर कंडीशन पे सेटिस्फाई करे, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, तो इट इज़ जस्ट लाइक वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव है, ठीक है। आइडियल गैस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। बट आइडियल गैसेज फॉलो गैस लॉज इन ऑल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट इन रियलिटी वी हैव रियल गैसेज, ठीक है ना। इन रियलिटी वी हैव व्हाट, रियल गैसेज। और रियल गैसेज जो होते हैं वो फॉलो करते हैं गैस लॉज को ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो आइडियल गैसेज वही गैसेज होते हैं जो इन इक्वेशंस को मानते हैं, जो इन इक्वेशंस को अपने आप पर अप्लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं आइडियल गैसेज, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा अभी तक गैस लॉज। ये गैस लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं किसी भी लॉ के बारे में कि बताइए अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो ये कौन सा लॉ होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर देन वो कौन सा लॉ होता है। तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे लॉ की तरफ। अभी कुछ और लॉज है। So we have next that will be called as Graham's law of diffusion. All right, this is Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. Okay, तो Graham's law of diffusion क्या कहता है that the rate of diffusion of a gas, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब डिफ्यूजन की सबसे कॉमन एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप यूज़ करते हो डिओड्रेंट या परफ्यूम यूज़ करते हो, राइट। और जब आप वो यूज़ करते हो डिओड्रेंट या परफ्यूम तो उसकी जो स्मेल है ना वो पूरे कमरे में जो है फैल जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस डिफ्यूज़ होते हैं। जब आप गैसेस को स्प्रे करते हो ना एक रूम में, वो फिर वो स्मेल जो है, वो गैस जो है खाली एक जगह नहीं रुकेगा, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा पूरे एरिया में। उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसको हम इन अदर वर्ड्स डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, इसने एक्चुअली रेट मेजर किया कि कौन सा गैस जो है किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है। तो इसने एक रिलेशन डेवलप किया। उस रिलेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकली, R1 by R2 is equal to square root of D2 by D1, या इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 by M1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये स्क्वायर रूट क्या है, हमें क्या याद रखना है इसमें, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। R1 और R2 दो गैसेस है। जो R1 है वो गैस 1 की रेट ऑफ डिफ्यूजन है और R2 इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सेकेंड गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि ये जो गैस है ये किस रफ्तार से, किस रेट से, किस स्पीड से डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, किस रफ्तार से डिफ्यूज़ हो रहा है। और R2 इज़ द रेट एट विच द सेकेंड गैस इज गेटिंग डिफ्यूज्ड। अब ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग एंड दैट समथिंग इज द डेंसिटी। मतलब R1 जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, R1
R1 इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू D1, मतलब जो D1 R1 जो गैस है उसकी जो डेंसिटी है उस गैस की, ठीक है ना, वो यहाँ पे बैठा है डिनोमिनेटर में, मतलब R1 और D1 का इनवर्स रिलेशन है, विच इन अदर वर्ड्स मीन्स कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा इसका रेट कम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी रेट कम होगी। इनवर्स रिलेशन आप याद करिए, मैंने पहले ही आपको बोला था, अपोजिट में जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। अगर एक ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा। अगर R1 ज़्यादा है, इस गैस की जो डेंसिटी है बहुत कम होगी। सिमिलरली R2, अगर R2 बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी बहुत कम होगी। तो इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं ना सर, आप सीधे सीधे बताओ ना कि उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी जिसकी डेंसिटी कम होगी या जिसका मास कम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही चीज़ लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ m2/m1। यहाँ पे R1 जो है इनवर्सली रिलेटेड है मास के, इस गैस के मास के इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब जितना इस गैस का मास कम होगा उतना जो है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अगर ये इक्वेशन याद नहीं रहती है ना तो कोई बात नहीं, याद मत रखो, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन याद रखो, इसको सिंपल करते हैं। अगर ये वाली इक्वेशन आपको याद नहीं रखनी है तो मत रखिए, वैसे इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं, बस समझने वाला है कि R जो है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ किसी भी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, या R जो है ना ये इन्वर्सली रिलेटेड है स्क्वायर रूट ऑफ मास के। बस ये चीज़ें जो हैं यही हमने यहाँ पे भी लिखी है, बट दो गैसेस के लिए लिखी है, ठीक है ना। तो जिस गैस का मास ज़्यादा होगा, राइट, जिस गैस का मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, बस ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। सो दिस वाज अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Okay, now we will be studying about one more law, that is Dalton's law of the partial pressures. Okay, that is Dalton's law of the partial pressures. बहुत ही सिंपल लॉ है, बहुत ही कॉमन सेंस सा भी है इसमें। तो अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैसियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो गैसेस होंगे ना, जो गैसेस का मिक्सचर होगा वो नॉन रिएक्टिंग होंगे आपस में, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यानी कि गैस ए एंड गैस बी जो है आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे। दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस, ओके, जो कि क्या होंगे, नॉन रिएक्टिंग। तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा उस गैस मिक्सचर का, 2 गैसेस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसका जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल गैस, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है गैस ए का प्रेशर, गैस बी का प्रेशर, गैस सी का प्रेशर। मतलब मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू, जो टोटल प्रेशर होगा इस मिक्सचर का, इस गैस का, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। और वो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर गैस 1 का प्लस प्रेशर गैस 2 का प्लस प्रेशर गैस 3 का, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक मिक्सचर है यहाँ पे और इसमें 3 गैसेस है, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी, इसका जो टोटल प्रेशर होगा ना, टोटल प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू पी टोटल, जो इसका होगा वो होगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। बट ये गैसेस क्या होने चाहिए, दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ऑल राइट, तो आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इन्हीं चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस चीज़ का क्या रिलेशन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू,
अगर दो गैसेस हैं हमारे पास, उनमें जो अलग अलग डिफ्यूजन होता है वो किसकी वजह से होता है? डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, डिफरेंस इन देयर कंपोजिशन, इक्वल इन डेंसिटीज, ऑल ऑफ दी अबव। तो आई होप कि इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हो। इसका आंसर होगा जी डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा अलग अलग गैसेस की अलग अलग रेट्स ऑफ डिफ्यूजन होती है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू देयर डेंसिटी और मास। अगर यहाँ पे मास भी दिया होता तो वो भी आंसर सही होता, राइट, लेकिन दो दो ऑप्शंस तो नहीं दिए होंगे। और राइट, तो जेके एसबी पे भरोसा भी नहीं है, वो दो ऑप्शन दे भी सकते हैं, जैसे कि आपने रिसेंटली एग्जाम्स में देखा है। एनीवेज, so this is the answer, difference in their densities. Okay, so guys, I have tried to cover this chapter. I think this is enough for this chapter as far as we have studied. All right, तो अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट है, कोई मुश्किल आ रही है समझने में, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कवर दैट। सो नाउ, और आप ये भी बताइए कि जो अगला जो चैप्टर है, आप कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर उठाऊं, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड बाय एंड टेक केयर। ये यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट टाइम जेके एसएसबी हेल्थ एजुकेटर में इन्होंने इसी चैप्टर से पूछे थे। आप इन तीनों वीडियोस को आराम से देखिए और फिर चेक करिए कि वेदर यू कैन डू दीज क्वेश्चंस और नॉट।